ईडी के बारे में देखेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या होती है और कैसे इमर्ज हुई। और उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 7 को, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7 कैसे आर्टिकल 5 और 6 से रिलेट करता है। तो आज का डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होने वाला। पहला आर्टिकल रिलेटेड है ईडी के बारे में। देखो, केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा सम्मन किया गया था। तो जब केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा सम्मन किया गया था तो उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे। मतलब मिसकंसेप्शन का मतलब है कि दिल्ली के सीएम को बुलाया गया है या आपके लीडर को बुलाया गया है या फिर केजरीवाल जी को बुलाया गया। तो इससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे इसमें मिसकंसेप्शन को उजागर किया। तो इसके बाद ईडी ने दोबारा से इनको सही करके फिर बुलाने को कहा है। तो ईडी का हम बेसिक देख लेते हैं। देखो, ईडी क्या है? एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है। आप यहाँ देखो ईडी के बारे में। ईडी क्या है? एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो इमर्ज हुआ था 1956 में। कैसे इमर्ज हुआ था आप ये चीज़ देख लो। क्या हुआ 1956 में, इसको एक अटैच ऑफिस बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। 1956 के अंदर क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर ईडी को अटैचमेंट ऑफिस बनाया गया। ठीक है। और ये जो रेगुलेशन वो करता था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पहले जो आज वो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 हुआ करता था। इस एक्ट को रेगुलेट करता था। इस रेगुलेट को करने का मतलब ये है कि आप फॉरेन में जो एक्सचेंज कर रहे हो, मतलब मनी का जो आदान प्रदान हो रहा है, किसको कितना पैसा जा रहा है, किस फील्ड में खर्च हो रहा है, क्या आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो। तो ये लॉ को इन्फोर्स करने की यूनिट थी, इसीलिए इसे इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था 1956 तक। मगर 1957 में क्या हुआ, इसको रीनेम कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रीनेम कर दिया गया। अब 1960 में क्या हुआ, इसका जो डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये यहाँ से चेंज होकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होना ही चाहिए। हेडक्वार्टर तो आप ऑब्वियस सी बात है जानते होंगे, इतनी ज़्यादा दिल्ली में रेड हो रही है तो दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है। केजरीवाल के घर रेड मारते रहो और कहीं भी रेड करते रहते हैं ये दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। तो इस तरह से इसका ये पर्पस हुआ और ऐसे इसको मतलब देखा जाता था पहले। और उसके 1960 के बाद क्या तब्दीली हुई ये हमने देखा। मगर ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था ये 1977 में क्या कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया और इसको रेगुलेट किया। इसके द्वारा एक दो एक्ट और रेगुलेट किए जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। जैसे क्या होता है कि आपके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी का क्या मतलब है कि आप उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं। देखो, ब्लैक मनी की एक डेफिनीशन होती है, जो मनी टैक्स ना दी जाए और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से बाहर हो वो ब्लैक मनी कहलाती है। आप क्या करते हैं, ब्लैक मनी को लॉन्ड्रिंग कर देते हैं। मतलब ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब, आप किसी रिलेटिव को दे देते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में दे देते हैं। तो इस तरह से जो ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग की जाती है इसी को हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये सब चीज़ें बताई जाती। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईडी को कब स्टेबलाइज किया गया, किस डिपार्टमेंट के अंदर आती थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आती थी। मगर 1960 में क्या कर दिया गया, इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में तब्दील कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने ईडी के बेसिक जाने। हमने जाना कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 का है, इसे इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाता है, फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में तब्दील हुआ, कैसे इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हुआ। ये यूपीएससी के द्वारा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो मॉब लूटेड वेपन फ्रॉम मणिपुर पुलिस। ये जो क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है मणिपुर में, ये वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों वन ऑफ द वर्स्ट क्राइसिस है कि पुलिस के रहते हुए वहाँ के वेपन लूट लिए जाते हैं। इससे बड़ा क्राइसिस कुछ नहीं हो सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर पर धब्बा होता है। तो इस तरह से
इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, मणिपुर की लोकेशन इम्पोर्टेंट है। कि मणिपुर, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या मणिपुर 6 शेड्यूल में आता है। हम 6th और 5th शेड्यूल को कल दोबारा से डिस्कस करेंगे, 5th और 6th शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगला आर्टिकल रिलेटेड है अलूपा किंग के बारे में। देखो अलूपा, आपने तुलु लैंग्वेज सुनी होगी और तुलु लैंग्वेज का क्राइसिस भी सुना होगा। आप तुलु लैंग्वेज के क्राइसिस में आपने सुना होगा कि जो कर्नाटका और केरला का रीजन है, आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये प्यारा इंडिया है हमारा और ये कर्नाटका, वो केरला है सॉरी, और ये कर्नाटका है। तो ये कर्नाटका और केरला के मैप में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट जो है दो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के, एक डिस्ट्रिक्ट केरला के, तो यहाँ पर तुलु लैंग्वेज बोली जाती है। ये तुलु लैंग्वेज जो है वो द्रविडियन लैंग्वेज से ड्राइव होती है। कौन सी? द्रविडियन। ये रिसेंटली कुछ दिन पहले 8th शेड्यूल में अपनी लैंग्वेज को पार्टिसिपेट करने की बात कह रहे थे। ये इन्होंने कंपैरिजन किया था अपनी लैंग्वेज का संस्कृत से। कह रहे थे कि संस्कृत तो इतना कम बोली जाती है, हम तो बहुत ज़्यादा बोली जाती लैंग्वेज, तो हमारी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में क्यों नहीं रखा जा रहा। देखो कोई भी लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में रखने के उसके फ़ायदे क्या होते हैं। देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 8th शेड्यूल में रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है कि आपकी लैंग्वेज प्रिजर्व की जाती है। ठीक है, प्रिजर्व की जाती है। फिर प्रिजर्व करने के लिए उसके लिए रिसर्च की जाती है, फंडिंग की जाती है और इंस्टीट्यूट में उस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज रखने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड ये मांग आई थी कि तुलु लैंग्वेज को आप 8th शेड्यूल में रखिए। मगर आज का आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ रेयर इंस्क्रिप्शन मिले हैं उलूपा डायनेस्टी से। जो उलूपा डायनेस्टी थी कर्नाटका के रीजन में, उससे रिलेटेड कुछ रेयर इंस्क्रिप्शन मिले। क्या मिला है? फर्स्ट रिकॉर्ड एंड उलूपा किंग डेथ, उलूपा के किंग की डेथ कैसे हुई इसके बारे में मिला है, और सीरी कल्ट के बारे में मिला है। सीरी, दलिया और छत्तारा, ये 3 कल्ट, जो कल्ट मतलब होता है किसी भी रिलीजियन से निकली हुई विंग्स। मतलब मान लो ये मेन रिलीजन इस्लाम है, अब इस्लाम से निकले हुए शिया, ये हो गए शिया, ये हो गए सुन्नी। तो इस तरह से जो सेक्ट निकलते हैं उन्हीं को कल्ट कहते हैं। वो रिलीजन मेन रिलीजन से मिलते जुलते होते हैं। अब क्या है, इसमें जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसका नाम सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन है। ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द स्टडी ऑफ तुलुवी हिस्ट्री एंड कल्चर, मतलब ये सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन का तुलुवी हिस्ट्री पढ़ने में और कल्चर पढ़ने में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये मॉडर्न डे कर्नाटका में। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया, इंस्क्रिप्शन इज कनेक्टेड टू स्टेबलाइज ऑफ सोमा कल्ट। सोमा कल्ट से रिलेटेड है, जिसे सोमा कल्ट को स्टेबलाइज किया गया था सोमा शर्मा ऑफ गुजरात इन 11th सेंचुरी, जो लेटर जो है इंडिया में फैल गया था। देखा, इस पॉइंट में बताया गया कि सोमा कल्ट किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था और कब स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, अब सोमेश्वरा टेम्पल को ही हम सोमेश्वरा कहते हैं। जो सोमेश्वरा टेम्पल है वो सोमेश्वरा में बनाई गई है। जिस रीन में ये बनाई गई थी उनका नाम था कुल्लू शेखरा अलुपेंद्रा। ठीक है, उनके ऑनर में ये चीज़ बनाई गई और एडॉन विद नवा दुर्गाज स्कल्पचर, और उसके नवा दुर्गा के स्कल्पचर वहाँ पर दिए गए। देखो ये है वो जो टेम्पल है सोमेश्वरा टेम्पल, इस तरह की टेम्पल है। तो आगे क्या बताया गया, कुला शेखरा अलुपेंद्रा फर्स्ट रिनाउंड रूलर ऑफ अलुपाज इन साउथ कनारा, सेंट्रल फिगर ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन। मतलब ये जो सोमेश्वरा इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, इसमें क्या है, जो कुला शेखरा किंग है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसमें अलुपेंद्रा फर्स्ट को डिपिक्ट किया गया है, स्टैंडिंग पोस्चर भी दिखाया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ बताई गई, कैसे कुलाशेखरा अलुपेंद्रा ने न्यू सिटी डेवलप की, टेम्पल डेवलप की और प्रमोट किया तुलु लैंग्वेज को। तुलु लैंग्वेज के कारण ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि कुलाशेखरा अलुपेंद्रा फर्स्ट किस डायनेस्टी से रिलेटेड है और उनका तुलु लैंग्वेज में क्या योगदान है। देखो तुलु नाडु जो है, देखो तुलु नाडु के आप बारे में पढ़ोगे तो तुलु नाडु उस रीजन को कहा जाता है जहाँ पर कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और केरला का 1 डिस्ट्रिक्ट मिलता है, उस रीजन को हम तुलु नाडु कहते हैं। इसमें देखो कर्नाटका का जो डिस्ट्रिक्ट मिलता है वो कासागौड़ डिस्ट्रिक्ट है,
और कासाकोड डिस्ट्रिक्ट केरला का है और 2 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के। तो इस तरह से तुलु लैंग्वेज की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई कि तुलु लैंग्वेज कहाँ से इमर्ज हुई। देखो तुलु लैंग्वेज आप ज़रूर याद रखना, ये 8th शेड्यूल में नहीं है। किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है मैंने ये भी आपको बता दिया, ये कर्नाटका और केरला से रिलेटेड है। कैसे कुलवासेकरा अलुपेंद्रा ने इसे प्रमोट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आप ज़रूर इसको डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। हम हमारे संपर्क में जो आईपीएस हैं उनसे आपकी बात कराएंगे, बहुत सारे आईपीएस हमारे संपर्क में रहते हैं, तो आपको उनसे गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगला आर्टिकल है रिलेटेड केयर इकॉनमी से। देखो केयर इकॉनमी क्या होती है, कुछ नहीं होती है। जो केयर इकॉनमी होती है वो डिपेंडेंट होती है मेनली विमेन पे। आपने देखा होगा जो केयर अनपेड केयर जो की जाती है वो विमेन के द्वारा की जाती है, मगर केयर इकॉनमी में ये बताया जा रहा है अगर हम केयर इकॉनमी पे फोकस करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। कैसे सोशल डेवलपमेंट, कैसे केयर इकॉनमी के थ्रू हम एल्डर्स की, चिल्ड्रन की केयर रख सकते हैं, पेशेंट की केयर रख सकते हैं, और इससे क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल का मतलब होता है हेल्थ एंड एजुकेशन में डेवलपमेंट आएगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से आएगा, जिस तरह से लोगों के द्वारा और वर्कर्स और एम्प्लॉय के द्वारा केयर की जाएगी तो उससे उनकी सैलरी भी प्रमोट होगी। तो अनपेड वर्कर को पेड वर्कर बनाने की ये एक अच्छा तरीका है। देखो पर्पल वर्कर क्या होता है, आप पर्पल वर्कर देख लो, पर्पल इकॉनमी क्या होती है। द पर्पल इकॉनमी इज एन इकॉनमी ऑर्डर दैट फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ केयरिंग लेबर। जो केयरिंग लेबर है मतलब बहुत सारे लोग केयर करते हैं, घर में माताएं केयर करती हैं, बाहर आपने देखा होगा नर्सेस केयर करती हैं। तो उस केयर इकॉनमी को सस्टेनेबिलिटी देना, उस केयर लेबर को सस्टेनेबिलिटी देना ही पर्पल है, पर्पल इकॉनमी कहलाती है। इसी को हम इट इज़ एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्रीन इकॉनमी। ग्रीन इकॉनमी का जो विज़न है, जो हम हर चीज़ सस्टेनेबिलिटी करना चाहते हैं, कार्बन को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, यही इस पर्पल इकॉनमी का विज़न है। पर्पल इकॉनमी क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ केयरिंग लेबर, ठीक है, एड्रेस इक्वलिटी विमेन अनपेड और अंडर पेड लेबर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि केयर इकॉनमी क्या होती है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इसको प्रमोट किससे किया जा सकता है, डिजिटल माध्यम से, टूरिज्म से, लग्जरी गुड्स से, हाउसिंग से, इस तरह से ये बात की गई। अगला आर्टिकल है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है, उसमें कहा है कैन नॉट बी इन्फोर्स अनलेस इट इज़ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 19 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक आप इसे सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूड नहीं कर लेते। देखो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है, आप इसकी बेसिक डेफिनीशन समझो। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये हमारी कंट्री है इंडिया और ये है स्विट्ज़रलैंड, ये है नेपाल। अब इन दोनों के बीच में मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क करती हैं। कुछ देखो मान लो एप्पल का यहाँ भी स्टोर है, एप्पल का यहाँ भी स्टोर है, नेपाल में भी स्टोर है। अब इन तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि हम डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर मान लो 2 कंट्री हैं तो जो रेजिडेंट्स होते हैं जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, मान लो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, ये रेजिडेंट्स इंडिया में जॉब कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो इनकम मिल रही है तो वो यहाँ इंडिया में तो टैक्स दे ही रहे हैं, मगर ये स्विट्ज़रलैंड के रेजिडेंट्स स्विट्ज़रलैंड में भी जाकर टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह से कंपनीज पे भी डबल टैक्स लगता है और इंडिविजुअल पर्सन पे भी टैक्स लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है ये मेनली कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बार बार टैक्स का सामना ना करना पड़े, एम्प्लॉयमेंट बना रहे और कंपटीशन बना रहे, इसलिए क्या करती हैं कंट्रीज आपस में मिलकर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करती हैं। इस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं कंपनीज को और उससे एडिशनल हेल्प मिलती है टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इस तरह से हम
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसे सेक्शन 90 इनकम टैक्स के अंदर इसको दिखाइए। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही था कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, एक कंट्री में अगर उनका काम चल रहा है तो यहाँ जो पैसा कमाया तो यहाँ पर अगर उन्होंने टैक्स दे दिया तो यहाँ देने की ज़रूरत ना पड़े बी जगह पर, और वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकें। इससे क्या होगा, आपकी इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी, डेवलपमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी, और हमारा इंडस्ट्रियल विजन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करना चाहते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। अब आर्टिकल 7 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 5 और 6 को। देखो 5 और 6 आर्टिकल कैसे रिलेटेड हैं 7 से, आप एक एग्जाम्पल से समझ लो। आपको मान लो कहीं जाना है, तो ये हेड है उस घर का, अब उस हेड को आपको मनाना पड़ेगा, मगर अगर आप 5 और 6 दोनों को मना लेते हो तो आप नहीं जा पाओगे जब तक हेड नहीं मानेगा। ठीक है, आपके घर को, घर के हेड को मनाना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से आर्टिकल 5 और 6 7 है कि अगर 7 ने कह दिया कि 5 6 के अंदर जो सिटीजनशिप मिली है वो नहीं मिल सकती, तो 7 की ही चलेगी। तो 5 6 में हमने देखा था कि कैसे लोगों को सिटीजनशिप मिलती है, कैसे जो इंडिया माइग्रेट हुए थे 6 के अंदर हमने देखा था उनको कैसे सिटीजनशिप मिलती है। आप अगर रिवीजन करोगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मगर 7 के अंदर क्या बताया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद, देखो ये देखो दो कंडीशन है यहाँ पर। 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, उनसे रिलेटेड एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर दोबारा इंडिया आ गए, तो उनसे रिलेटेड कंडीशन है। तो यही चीज़ बताई गई है कि जब आर्टिकल 7 लागू हो जाता है तो आर्टिकल 5 और 6 नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से ये कंडीशन सॉल्व होती है। अब आप इन कंडीशन में 1 मार्च पहली कंडीशन में देखो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो इस केस में आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। इस केस में हो सकता है 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान चले गए, फिर दोबारा से रीमाइग्रेट हुए इंडिया में, तो कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप फॉलो कर लेते हैं, इन सारी कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ये फॉलो हो जाती हैं सारी कंडीशन तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7। तो देख लेते हैं व्हाट इज दैट कंडीशंस। दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कंडीशन विल प्रोवाइड सिटीजनशिप टू माइग्रेटेड सिटीजन फ्रॉम द पाकिस्तान। देखो पहली बात क्या है यहाँ बताई गई है कि या तो वो बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, या उसका कोई माता पिता बॉर्न होना चाहिए, या उसका कोई ग्रैंड पेरेंट दादा या दादी में से कोई बॉर्न होना चाहिए। पहली कंडीशन ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो परमिट ऑफ रीसेटलमेंट के अंदर, मतलब उसको एक परमिट मिला होना चाहिए जब वो पाकिस्तान से इंडिया रीमाइग्रेट करे, तो उस केस में उसके पास एक परमिट होना चाहिए रिटर्न का। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन कहती है कि वो जब इंडिया में माइग्रेट करेगा तो 6 मंथ रहा होना चाहिए, मतलब इस परमिट मिलने से पहले वो 6 मंथ इंडिया में रहा होना चाहिए। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, चौथी बात क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट करना चाहिए। और पांचवी बात क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको सिटीजनशिप की उपाधि दे दे। ये 5 कंडीशन है, ये फुलफिल होना चाहिए आर्टिकल 7 से रिलेटेड। तो हमने आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको आर्टिकल 7 समझ में नहीं आया तो मैं एक बार टेलीग्राम पे ये ऑडियो डाल देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। कोई गाइडेंस चाहिए मुझे बता दीजिए, आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।